बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में, जो कि 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। होम साइंस का ये लेक्चर है। होम साइंस की अगर बात की जाए तो बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको होम साइंस में हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में जानना होता है। हाउसिंग का मतलब होता है एक प्रकार से आवास, यानी आवास कैसा होना चाहिए, आपका मकान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोगी होती हैं। यहाँ सबसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है प्रसार शिक्षा, यानी कि आवास और प्रसार शिक्षा हिंदी में कहेंगे। तो ये आपके पेपर का नाम है। इसी का सिलेबस हम लोगों को चर्चा करना है आज की वीडियो के माध्यम से। मानव कि इस टॉपिक से, यानी कि हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं तीव्र गति से समझने का प्रयास करूंगा। ये एक प्रकार से जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसकी जो परीक्षा कल लगी हुई है HSC 203 की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा कानपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, MJPRU, शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में होम साइंस के एक प्रकार से जो पेपर होंगे उसमें यही प्रश्न आएगा। 100% ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। प्रश्न है, किराए के मकान से लाभ नहीं है। मतलब एक होता है मकान, दो प्रकार का होता है, एक होता है निजी मकान और एक होता है किराए वाला मकान। तो निजी मकान के लाभ में, जैसे कि निजी मकान के लाभ में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रकार से अधिकतम सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, पूंजी एक प्रकार से आपको खूब ज़्यादा मिलेगी। मतलब इसमें क्या होगा, अधिकतम सुविधाएं मिलेंगी लेकिन इसमें पूंजी खूब लगेगी। ठीक है, और इसमें इकट्ठा मतलब आप आवास, जो निजी आवास होता है उसमें क्या होगा, प्रारंभिक व्यय खूब ज़्यादा लगेगा, रख रखाव में एक प्रकार से अधिक व्यय होगा, और इसके अलावा आय में कमी होने पर असुविधा आपको महसूस होगी। तो अपना घर बनवाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आजकल तो ईंटें भी 8,000 से ऊपर आने लगे हैं। ईंटें लगभग 8-10 हज़ार रुपए की 1,000 ईंटें आती हैं। ठीक है, और लगभग आप अगर आप एक दो कमरा बनवाना चाहें तो लगभग आपके 6 से 7 हज़ार ईंटें लग जाती हैं। तो बड़ी मेहनत और बहुत ही एक प्रकार से मेहनत के अलावा बहुत पैसा लग जाता है निजी आवास को बनाने में। तो इसलिए बहुत सारे लोग भारत में किराए पर मकान लेते हैं। जैसे कि आप जो गांव से शहर में जाते हैं, वो गांव में मकान, मतलब शहर में मकान थोड़ी ना बनवाते हैं, वो अपार्टमेंट वगैरह ले लेते हैं या फिर वो किराए पर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो हम लोग किराए पर एक प्रकार से ले लेते हैं। तो किराए पर लेने में क्या होता है, आप 2,000-2,500 रुपये महीने दे रहे हो, एक कमरा बढ़िया आपका मिला हुआ है 2,000 रुपये में। ठीक है, अब 2,500 लेने लगे हैं। पहले जब मैं रहता था तो 1,500 में हमने रूम लिया था, फिर 1,800 धीरे धीरे करके दिया था। जब वहाँ पे एक प्रकार से कानपुर के पास में जब वो कल्याणपुर पड़ता है, वहाँ पर मैंने फिर 1,800 में रूम लिया। फिर उसके बाद में अब तो वहाँ का रूम 3,000 और 2,500 रुपये से नीचे कोई छोटा भी रूम नहीं मिलता है। ठीक है, तो मकान मालकिन थी तो उन्होंने कहा कि जो है बेटा, जो है 2,000 रुपये रूम लगेंगे। हमने कहा जो है आंटी जी 200 रुपया कम ले लो। ठीक है, तो 200 रुपया कम देने के चक्कर में तो उन्होंने एक प्रकार से कहा क्या किया जाए, तो उन्होंने मतलब कि कहा कि नहीं नहीं कम हो पाएगा। तो उनकी जो गेहूं वाली डेहरी होती है हमारे घर में रखी, मतलब उसी कमरे में रखी हुई थी। मैंने कहा आंटी जी इसको रखे रहने दीजिए, डेहरी वेहरी इसको हटाइएगा मत। गेहूं भरा था, हम कहा इसको रखने दीजिए, तो बस पैसा थोड़ा कम ले लीजिए। तो 200 रुपया उन्होंने काटा था, तो 1,800 में रूम लेकर के रह रहा था। तो किराए का मकान जो होता है उससे क्या होता है कि आपकी ज़्यादा खर्चा शुरुआत में नहीं लगता है, अस्थायी तो नहीं रहता है, गतिशीलता उसमें रहती है, जो है पूंजी की बचत भी आपकी होती है आरंभिक व्यय। तो किराए के मकान से कई लाभ होते हैं। तो आरंभिक कम व्यय लगता है, यानी कि कम खर्चा होता है शुरुआत में। ढूंढने में असुविधा एक प्रकार से जो है नहीं होती कोई ज़्यादा। ठीक है, पूंजी की बचत भी होती है। अधिक गतिशीलता इसका एक हानि है। किराए के मकान में क्या होता है, कभी मकान मालिक कहेगा कि भाई अब निकलो यहाँ से, तो गतिशीलता यहाँ पर बनी रहेगी, यानी कि झुग्गी झोपड़ी अपना सामान वामान निकाल करके हमेशा भागना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आवास की आवश्यकता का कारण है। आवास क्यों आवश्यक होता है? आवास इसलिए आवश्यकता होता है क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है अभिव्यक्ति के लिए और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए घर का होना बहुत जरूरी है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, एक आदर्श आवास की विशेषता होती है। एक आदर्श या एक आइडियल हाउसिंग की क्या विशेषता होती है? तो देखिए, अनुकूल होना चाहिए, मितव्ययी यानी कम खर्चीला होना चाहिए, सुविधाएं सब कुछ मिलनी चाहिए। डी ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, निजी आवास की आवश्यकता का कारण नहीं है। निजी आवास यानी खुद का जो आवास होता है उसकी आवश्यकता का क्या कारण नहीं है? सुरक्षा उसकी आवश्यकता का कारण नहीं है। बाकी
निजी आवास की आवश्यकता का कारण क्या है? अस्थायित्व के लिए एक प्रकार से लोग निजी आवास लेते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए निजी आवास लेते हैं, और धन की बचत धन की बचत के लिए एक प्रकार से, चूंकि कभी कभी क्या होता है, असुरक्षा एक प्रकार से कारण नहीं, धन की बचत एक प्रकार से इसमें होगा, क्योंकि निजी आवास की आवश्यकता का कारण नहीं है पूछा जा रहा है। तो धन की बचत ये उसका कारण नहीं, क्योंकि धन जो है एक प्रकार से निजी आवास में ज़्यादा खर्च होता है। असुरक्षा की भावना एक प्रकार से, तो बिल्कुल असुरक्षा की भावना भी महसूस नहीं होती है निजी आवास में। ठीक है, तो यह सब आवश्यकता के कारण है, धन की बचत उतना ज़्यादा नहीं इसमें मैटर करता। निजी निर्मित आवास से क्या लाभ नहीं है? निजी निर्मित आवास से क्या लाभ नहीं भैया? तो धन की बर्बादी, ये कोई लाभ नहीं है। आर्थिक सुरक्षा का लाभ है, ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा और अधिकतम सुख सुविधाएं मिलती हैं। धन की बर्बादी ये इसका हानि होती है, तो यही लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। आवास व्यवस्था में ध्यान रखने योग्य तत्व बताएं। आवास व्यवस्था में ध्यान रखने योग्य तत्व इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। तो आवास व्यवस्था में ध्यान रखने योग्य तथ्य कौन सा है? आर्थिक स्थिति, आवश्यकता और सुविधा, ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आवास प्राप्त करने का तरीका। आवास प्राप्त करने का तरीका है, आवास प्राप्त करने का तरीका, निजी निर्मित आवास अगर आप बनाएंगे तो भी आवास आपको मिल जाएगा। बना हुआ मकान आप खरीद सकते हैं तो ये भी आवास। किराए पर उपलब्ध आवास, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बने हुए मकान किस संस्था के द्वारा नहीं बेचे जाते हैं? बने हुए मकान किस संस्था के द्वारा नहीं बेचे जाते हैं? तो बने हुए मकान जो होते हैं आवास विकास में आपको देखें बेचे जाते हैं। विकास प्राधिकरण और एलडीगो, इन सभी के द्वारा बने हुए मकान बेचे जाते हैं। सरल आवासों में बने हुए मकान, खास करके गांव वगैरह में कोई नहीं बेचता जल्दी, तो ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किराए के मकान से क्या क्या हानियां होती हैं? किराए के मकान की हानियां होती हैं, इसमें आर्थिक सुरक्षा एक प्रकार से ये एक हानि होती है, आर्थिक सुरक्षा की। सुविधाओं की कमी एक प्रकार से, ऐसा नहीं, सुविधाओं की कमी, अधिक गतिशीलता, ये सब एक प्रकार से, मतलब एक मिनट, क्या पूछा गया है? किराए के मकान से हानि नहीं है इनमें से होने वाली। देखिए, आर्थिक सुरक्षा की कोई हानि नहीं होती है, बाकी सुविधाओं की कमी होती है, ये भी एक हानि है। अधिक गतिशीलता, यानी कि छोड़ना कब पड़े कोई पता नहीं होता है, तो ये भी गतिशीलता, ढूंढने में असुविधा भी, तो ये सब जो है किराए के मकान की हानियां होती हैं। आर्थिक सुरक्षा कोई हानि नहीं होती इसकी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ढूंढने में असुविधा जो है एक प्रकार से क्या होती है? किराए के मकान का लाभ एक प्रकार से क्या नहीं है? तो किराए के मकान में देखें, ढूंढने में असुविधा भी नहीं होती है किराए के मकान को, ठीक है, किराए के मकान जल्दी जल्दी मिल भी जाते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक सुरक्षा, सुविधाओं की कमी। तो इसमें से अधिक मतलब ढूंढने में असुविधा और आर्थिक सुरक्षा में से दोनों में से कोई एक लगाना हो तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, आर्थिक सुरक्षा। ठीक है, तो ये इसकी हानि नहीं है, आर्थिक सुरक्षा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आवास निर्माण का उद्देश्य है। आवास निर्माण का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा, मानसिक संतुष्टि और सुविधाएं, ये सब आवास निर्माण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भूखंड के चयन में परिवार की कैसी स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भूखंड के चयन में परिवार की कैसी स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आर्थिक स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य, श्रव्य माने होता है सुनने वाली, दृश्य माने होता है देखने वाली। तो इनमें से देखें, टेप रिकॉर्डर के द्वारा तो आप नहीं, ये केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। रेडियो भी आपका केवल जो है श्रव्य साधन है। टेप रिकॉर्डर भी आपका श्रव्य साधन है। फ्लैश कार्ड आपका केवल दृश्य साधन है। केवल सिनेमा जो होता है आपका, उसमें आपको आवाज भी सुनाई पड़ती है और आपको चित्र भी दिखता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द्विविमीय यानी टू डायमेंशनल दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। द्विविमीय दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है भैया, क्या नहीं सम्मिलित है? देखिए, चाकपट द्विविमीय में आता है, पोस्टर भी आता है और फ्लैश कार्ड भी, ये सब टू विमीय है, टू डायमेंशनल है, जबकि मॉडल जो होता है त्रिविमीय में आता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दृश्य सामग्री कौन सी नहीं? दृश्य मतलब जो दिखाई पड़े। अब दृश्य सामग्री इनमें से कौन सी नहीं? देखिए, बोर्ड, देखिए दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है भैया? देखिए, चित्र आपका दृश्य सामग्री है, श्यामपट्ट भी आपका दृश्य सामग्री है, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश गार्ड भी आपको दिखाई पड़ता है। रेडियो जो है आपका ये श्रव्य साधन है, ठीक है, श्रव्य सामग्री, ऑप्शन नंबर डी। और ये श्रव्य और दृश्य साधन होते क्या हैं? ये एक प्रकार से संचार के साधन होते हैं, कम्युनिकेशन के साधन होते हैं, संप्रेषण के साधन होते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, चाकपट्ट को क्या कहते हैं? चाकपट्ट को क्या कहते हैं भैया? श्याम पट्ट कहते हैं। श्याम माने करिया और पट्ट माने जो है लकड़ी का एक पट्टा होता है, पाटा होता है, इसे लकड़ी का पटरा जिसको होता है, पटरा, पटरा जानते हैं लकड़ी का, पेड़वा को चिरवा करके बनाते हैं पटरा, पटरा से तख्ता वख्ता कभी देखें तो तख्ता में जो इसे लगवाना रहता है। ऐसे प्राइमरी में अगर आप कभी पढ़े हो या
तो उसमें श्यामपट चलता था, पहले लकड़ी का बनता था, उस पे करिखा वरिखा हम लोग घर से लेकर के आते थे, हम लोगों के यहाँ पर लकड़ी पे चूल्हा पे खाना बनता था। तो गुरु जी कहते रहे कि भैया जो है करिखा लाया वो अपने घर से, तो करिखा लेके जाते रहे हम सब, तब एक दिन नाई मारा जाते रहे। तो करिखा वह वही जो है श्यामपट में पोतत रहे, हम ही सबसे पोतत रहे। तो का पोता जाए हम लोग, उसके बाद में तो एक दिन मतलब 1 घंटा झुरात रहा बढ़िया से, फिर चाक और छुही से वहीं पे लिखा जाता रहा, तख्ती चलत रही पहले हमारे सबके जमाना में, कक्षा 4 तक हम तख्ती से पढ़े हैं। ठीक है, तो श्यामपट जो होता है उस पर किससे लिखा जाता है, चाक से, तो इसीलिए इसको चाक पट कहते हैं। श्यामपट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये करिया होता है, श्याम कलर का होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सांवला। अगला प्रश्न, चार्ट तथा ग्राफ हैं। चार्ट तथा ग्राफ कैसे होते हैं, तो द्विविमीय दृश्य सामग्री हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। रेडियो टेलीफोन और लाउड स्पीकर हैं। रेडियो टेलीफोन और लाउड स्पीकर जो होते हैं ये श्रव्य सामग्री हैं, सुनने वाले हैं। रेडियो को आप सुनते हैं, टेलीफोन पर आप सुनते हैं, लाउड स्पीकर आप सुनते हैं, देखते नहीं हैं। ठीक है, उसमें चित्र नहीं दिखता, तो ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, श्यामपट्ट, फोटोग्राफ, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कठपुतली और जो है फ्लैनल ग्राफ, चलचित्र, पट्टी तथा स्लाइड, ये सब क्या है, ये सब क्या है भैया, ये सब श्रव्य दृश्य साधन है। अब ये श्रव्य दृश्य साधन इनमें से क्या है, देखें, श्यामपट्ट, फोटोग्राफ, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कठपुतली, पनेलल जो है प्लेनल ग्राफ, चलचित्र, पट्टी और स्लाइड, ये सब क्या है, ये सब आपके दृश्य साधन हैं। ठीक है, ये सब आपके दृश्य साधन है, क्लियर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, दृश्य साधन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिन्होंने भी दृश्य साधन लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो दृश्य साधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दृश्य साधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रव्य दृश्य नहीं होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या है, श्यामपट्ट पर आपको केवल दिखाई पड़ता है। ठीक है, फोटोग्राफ पर आपको दिखाई पड़ता है, पोस्टर आप देखते हैं, प्रेस कार्ड देखते हैं, कठपुतली देखते हैं। ठीक है, फ्लैनल ग्राफ, चलचित्र, चलचित्र आप देखते हैं। ठीक है, पट्टी आप देखते हैं, स्लाइड आप देखते हैं। देखिए, इसमें दोनों प्रकार के कुछ कुछ साधन, कुछ श्रव्य वाले कुछ दृश्य वाले, तो आप क्या लगाएंगे, श्रव्य दृश्य साधन ही लगाएंगे, बिल्कुल इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, किसमें तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई पड़ती हैं। तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई पड़ती हैं किसमें, फ्लैश कार्ड में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्राफ का प्रकार नहीं है। ग्राफ का प्रकार क्या नहीं है, देखिए, बार ग्राफ, रेखा ग्राफ, चित्र ग्राफ, ये सब होते हैं, वृक्ष ग्राफ नहीं होता, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दृश्य मतलब कि निम्न में से, प्रश्न क्या है, निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री है। श्रव्य दृश्य सामग्री में आपका दूरदर्शन जो है श्रव्य भी है और दृश्य भी है, यानी कि इससे सुनाई भी पड़ता है और देखते भी हो आप। अगला प्रश्न, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रसार शिक्षा में क्या महत्व है, तो प्रसार शिक्षा में इसका बहुत महत्व है, सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाता है, प्रभावी बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सीखने में प्रवीणता लाती है, शिक्षण को सरल बनाती है, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ। ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। रसोई घर की विशेषताओं में कौन शामिल है, रसोई घर की विशेषताओं में कौन शामिल है भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। रसोई घर की विशेषताओं में क्या शामिल है, तो प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, बिल्कुल। प्रत्येक कार्यस्थल में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और रसोई घर में कार्य करने की इकाइयों के बीच की दूरी कम से कम रखी जानी चाहिए, यानी ये सभी विशेषताएं रसोई घर की होती हैं जहाँ पर खाना बनता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर रसोई घर में के कितने प्रकार होते हैं, तो आकार के आधार पर रसोई घर के, देखें, 2 दीवार वाला रसोई घर भी होता है, यल आकार का भी रसोई घर होता है, और यू आकार का रसोई घर भी होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी प्रकार के रसोई घर होते हैं। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने यू आकार का रसोई घर सबसे श्रेष्ठ माना है, बताएं, किस विद्वान ने यू आकार का रसोई घर सबसे श्रेष्ठ माना है, तो मंडल ने माना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा रसोई घर योजना में सर्वश्रेष्ठ है, तो वो कौन है, यू आकार का रसोई घर, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। रसोई घर का मुख्य भाग होना चाहिए, रसोई घर का मुख्य भाग कैसा होना चाहिए, मतलब किस दिशा में, तो पूरब दिशा में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, मुख्य भाग इसका, ठीक है, पूरब दिशा में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ रसोई घर। शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिए जो रसोई घर होता है उसको द्वीप रसोई घर कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। 2 दीवार वाले रसोई घर का प्रकार नहीं है इनमें से, स्टार रसोई घर, देखिए, यल रसोई घर ये 2 दीवार वाले होते हैं, बिल्कुल। समानांतर दीवार वाला रसोई घर ये भी होता है आपका 2 दीवार वाला, ठीक है। इसके अलावा टूटे हुए आकार का रसोई घर ये भी 2 दीवार वाला होता है। स्टार रसोई घर जो होता है ये नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रचलित रसोई घर है। सर्वाधिक प्रचलित रसोई घर कौन सा है भैया? तो यू आकार का रसोई घर सर्वाधिक प्रचलित है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति के लिए भूखंड की उचित माप कौन सी होनी चाहिए? तो मान लीजिए मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है, अगर मध्यम आय वर्ग है, मतलब पैसा कम कमाता है या मध्यम या मीडियम में, तो उसके लिए जरूरी होता है कौन सा व्यक्ति के लिए घर बनाने का जो उचित माप है वो लगभग 100 से लेकर के 200 वर्ग गज की जमीन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सा ऑप्शन। अगला प्रश्न, मकान के लिए सर्वोत्तम भूमि। मकान के लिए सर्वोत्तम भूमि इनमें से कौन सी होगी? वैसे अगर पूछे मकान बनाने के लिए जो भूमि होती है वो कंकरीली और पथरीली भूमि जो होती है सबसे बेस्ट मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर सूखी और ऊंची भूमि दी गई है, ये सबसे बेस्ट मानी जाएगी इनमें, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगर सूखी और ऊंची नहीं भूमि देगा तो फिर उसके अंदर पथरीली और कंकरीली भूमि जो होती है वो मकान बनाने के लिए सबसे उच्च या सबसे अच्छी मानी जाती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसको बीबीसी बोलते हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी प्रारंभ हुई थी कब? बताएं, बीबीसी कब प्रारंभ हुई भैया? बीबीसी प्रारंभ हुई थी 1922 में, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण किसके माध्यम से होता है? तो रेडियो कार्यक्रमों का जो प्रसारण होता है वो ध्वनि तरंगों के माध्यम से होता है, सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिविमीय दृश्य सामग्री है? इनमें से त्रिविमीय जो है दृश्य सामग्री में आपकी कौन सी होती है? फ्लैश कार्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो 1927 के आसपास प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सबसे पहले 1920 में रेडियो का पहला समाचार किस देश, मतलब समाचार किस देश में प्रसारित हुआ? तो 1920 में रेडियो पर पहला समाचार जो है वो अमेरिका में जो है प्रसारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। रेडियो कारपोरेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना कब हुई थी? रेडियो कारपोरेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई थी 1919 में, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। टेलीविजन कैसा साधन है? दृश्य श्रव्य या फिर श्रव्य दृश्य दोनों? तो जो है टेलीविजन जो है दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार का साधन है, दृश्य और श्रव्य यानी श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दृश्य सामग्री नहीं है? दृश्य सामग्री इनमें से कौन नहीं है? देखिए इनमें से जो दृश्य सामग्री नहीं है, देखिए पोस्टर, फ्लैश कार्ड और ब्लैक बोर्ड, ये तीनों आपके दृश्य सामग्री हैं, जबकि टेलीविजन दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है, श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आपका देखिए रेडियो श्रव्य सामग्री है, बाकी पोस्टर, श्यामपट और अखबार ये सब पढ़ने वाले हैं यानी कि दृश्य हैं, रेडियो आपका सुनने वाला है। अगला प्रश्न, गैर प्रक्षेपित दृश्य साधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो गैर प्रक्षेपित दृश्य साधनों को कितने वर्गों में जो है कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है भैया? तो 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अल्प योग्यता वाले व्यक्तियों में प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस साधन का प्रयोग करेंगे? फटाफट से आप बताएंगे। अल्प योग्यता वाले व्यक्तियों में प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस साधन का प्रयोग करेंगे? तो नौटंकी का प्रयोग करेंगे, जो अल्प योग्यता वाले व्यक्ति होंगे उनके लिए, ठीक है, नौटंकी से वो समझ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बिल्डिंग नियमों के अनुसार 250 वर्ग गज के भूखंड में ढका क्षेत्र होना चाहिए। कुल भूखंड का 65%, कुल भूखंड का 80%, या कुल भूखंड का 35%, या कुल भूखंड का 90%। तो उत्तर प्रदेश बिल्डिंग नियमों के अनुसार अगर देखें तो 200 वर्ग गज का अगर भूखंड है तो उसमें ढका क्षेत्र जो होता है वो लगभग कुल भूखंड का 65%, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। भवनों में गैराज का क्षेत्रफल प्रायः कितना होता है? गैराज अगर बनाना है भवनों में आपके मकान में तो लगभग 175 से 200 वर्ग फीट का, ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्यम आय वर्ग के मकान में होना आवश्यक है क्या? मध्यम आय के वर्ग में अगर हो देखें तो बैठक एक होना चाहिए, शयन कक्ष और खाने का कमरा, और रसोई, मतलब स्नानागार यानी कि जो बाथरूम होता है वो, किचन, बाथरूम, भंडार गृह यानी जहाँ पर आप सामान रखें, गेहूँ चावल रख दें, बैठक यानी बैठका एक, शयन कक्ष मतलब बेडरूम, खाने का रास्ता मतलब खाने का कमरा यानी जहाँ पर डाइनिंग वाला टेबल वगैरह रखा हो जहाँ पर आप सब बैठकर खा लें, तो ये मध्यम आय वर्ग के लिए पर्याप्त है इतनी चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा एक शौचालय की आवश्यकता भी है तो शौचालय भी इसमें कर लें, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, दिशा का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए किस चीज का? दिशा का चुनाव रखते समय आपको ध्यान रखना चाहिए सूर्य के घूमने के चक्र का, कि सूर्य भगवान कैसे कैसे घूमते हैं, और हवा का बहना, हवा किस तरीके से, कहाँ पर झरोखा, कहाँ पर खिड़की, कहाँ पर मुहारा कैसे खोलना है, ये दिशा का चुनाव करते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सा ऑप्शन। अगला प्रश्न, आवास योजना को प्रभावित करने वाला कारक।
आवास योजना को प्रभावित करने में आमुख, संवहन और सामूहिकरण, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शयन कक्ष उत्तम रहता है। शयन कक्ष उत्तम रहता है जिसमें वायु विजन अच्छा हो। वायु विजन माने होता है कि जहां से वायु प्रवेश करती है, यानी जिसको आप खिड़की बोलते हैं। प्रातःकाल पर्याप्त धूप भी आती हो और एकांतता हो। ठीक है, शयन कक्ष का उत्तम, ये सभी शयन कक्ष उत्तम माना जाता है। इसका डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। स्नान गृह की ऊंचाई रखनी चाहिए, यानी कि नहाने वाला जो घर होता है बाथरूम, उसकी ऊंचाई 8 से 5 फीट के आसपास हो, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न आय वर्ग के मकान में क्या होना चाहिए। निम्न आय है मतलब कम पैसा कमाते हैं व्यक्ति, तो उसके लिए घर में आपका एक रसोई घर खाने बनाने वाला, एक रहने का कमरा और एक स्नान करने वाला और एक शौचालय, ये इतना हो जाए पर्याप्त है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर को उपयुक्त सभी। आमुख को प्रभावित करने वाला तत्व, आमुख को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा होता है। तो आमुख को प्रभावित करने वाला जो तत्व होता है, भूखंड की स्थिति, सूर्य का भ्रमण चक्र और हवा के बहाव की दिशा, ये सब आमुख को प्रभावित करने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये जो आय व्यय वर्ग के लिए जो सुझाव दिए जाते हैं, आपको बता दूं, जब हम लोगों का घर था पहले, जब उतना ज़्यादा जो है यूट्यूब से थोड़ा बहुत कमाने लगा हूं, तो घर वर सही बन चुका है। और उसके बाद में क्या हो रहा है कि पहले जो था हमारा घर जो था, उसमें क्या था कि भाई पहले संयुक्त परिवार था, सभी एकदम ज़्यादा परिवार, लगभग 15-15 लोग हमारे घर में थे, 10-14-15 लोग कुल मिला करके। और उसमें मुश्किल से 2 कमरा था और एक जो है बरामदा था, और बाकी बाथरूम तो होता ही नहीं। बाथरूम हम लोग गांव वगैरह में बाथरूम कहाँ जल्दी होता है। बाथरूम मतलब वही घर में एक नल होता है, वैसे उसी में बोरा वोरा ऐसे टांग करके वैसे बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में एक अंगना होता है घर में, उसके बाद में फिर एक घर होता है जहाँ पर खाना वाना बनता है, बस वैसे खाना वाना बनने के लिए ऐसे यू आकार का जो बताते हैं वैसे वही। ठीक है, तो एक बस इतना ही कमरा होता था, उसके बाद में और कुछ था वा नहीं। बरामदा और 2 कमरा, एक दौड़ी होती थी, दौड़ी भी पहले गांव में बनती थी, तो 2 कमरा पक्का, बाकी सब माटी वाले बने थे। जहाँ पर हम लोगों का खाना वाना मम्मी हमारी बनाती थी, वहाँ पर सब माटी का घर था, खपड़ा और माटी था। ठीक है, तो उसके बाद में फिर और यही सब होता था। ये नहाने वहाने वाला सब बहिरे नल लगा होता था, वही नल बहिरे लगा होता था, वहीं पर जाओ बाल्टी लोटा लेके हुए नहाओ बैठ के। वो ज़्यादा नहीं रहता रहा कि ये नहाए के घर हुए, बैठे के घर हुए, टीवी के घर हुए, डाइनिंग के घर हुए, यहाँ ही खाए के, यहाँ पे आराम करना, शयन कक्ष ये है, ये गेस्ट रूम है, ये सब कुछ नहीं हुआ भैया। ठीक है, गांव वगैरह में कुछ बनेगा। अब तो धीरे धीरे लोग जाने लगे, तो गांव वगैरह में सब टेबल ओबल डाइनिंग वाइनिंग रखे लगे। अब भाई हमारे घर डाइनिंग वाइनिंग टेबल नहीं, हमें सबका खाना मिलते हैं, तो आप सोचो तो वो कि हम टेबल पर बैठ के खबर नहीं, भुइमा बैठ के बढ़िया टाइल लाग गई है अब घरे, तो भुइमा बैठ के आराम से पलथी मार के आराम से बैठ के खाओ, बहुत जबरदस्त। कम से कम अगर 2 रोटी खाए को तो 4 रोटी वही दिन खाबू आप। अगला प्रश्न, निम्न आय वर्ग के मकान में, तो ये सभी होना चाहिए। ये सभी इसका आमुख को प्रभावित करने वाले तत्व में भूखंड की स्थिति, सूर्य का भ्रमण चक्र, हवा के बहाव की दिशा, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं तीव्र गति से। चले, प्रश्न है, भंडार गृह यानी जहाँ पर सामान वामान रखा जाता है, किसके साथ सटे होने पर गृहिणी को भोजन बनाने में जो है मतलब सुविधा होती है। तो रसोई घर के अगर बगल में होता है तो भंडार गृह, ताकि बगल में से उठा ले सामान, तो वो आसान होता है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में भवन निर्माण के सिद्धांत है। भवन निर्माण का सिद्धांत, सामूहिकरण का सिद्धांत, आमुख का सिद्धांत में आमुख माने मुहारा किस तरफ हो, सामूहिकरण का मतलब होता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे प्रवेश किया जाए। ठीक है, या एक प्रकार से जो है सभी कमरों में प्रवेश करने के लिए जो जगह होती है उसी को सामूहिकरण कहते हैं, यानी तालमेल एक कमरे का दूसरे कमरे से, बरामदे का अंगने से, इस तरीके से। दिशा का सिद्धांत, ये सब ठीक, किस दिशा में कौन सा चीज होना चाहिए, जैसे कि पूजा का घर कैसी होना चाहिए, और खाने वाला घर, रसोई घर, ठीक है, कोहबरे वाला घर कैसा होना चाहिए, तो ये सब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। संदेश प्राप्तकर्ता के द्वारा संदेश के संबंध में की गई अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, बताएं। संदेश प्राप्तकर्ता के द्वारा संदेश के संबंध में की गई अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं भैया, उसको क्या कहते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। प्रतिपुष्टि की जाती है, प्रतिपुष्टि की जाती किसके द्वारा, संदेश प्राप्तकर्ता के द्वारा, सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यानी रिपोर्ट देना है, मतलब कि उसका फीडबैक देना। ठीक है, फीडबैक माने होता है जो है प्रतिपुष्टि, यानी मान लेते हैं कि आप
आपको हमारे पास कोई संदेश आया, अब फीडबैक मतलब होगा कि मैंने वीडियो बनाई, अब वीडियो के नीचे मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पसंद आ रही, फटाफट से लाइक आप लाइक ठोक करके हमको प्रतिपुष्टि दे सकते हैं, ठीक है, हमको फीडबैक दे सकते हैं। आप कमेंट करेंगे सर जी आपने वीडियो बड़ा अच्छा बनाया, इससे हमारे प्रश्न इतने फंसे, तो ये भी एक प्रकार से क्या होगी, प्रतिपुष्टि हो गई, तो आप लोग ही देंगे, तो ये होता है प्रतिपुष्टि। संप्रेषण एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी सूचना एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है, तो कीथ डेविस ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। संप्रेषण के हेरोल्ड डी लासबेल मॉडल में संघटक है। संप्रेषण के हेरोल्ड डी लासबेल मॉडल में संघटक कितने हैं, 5 संघटक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। संप्रेषण में न्यूनतम पक्षकार होते हैं, संप्रेषण में न्यूनतम पक्षकार 2 होते हैं। ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संप्रेषण एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की को सूचना या विश्वास का हस्तांतरण है। या परिभाषा किसने दी है, तो ये इसको ब्रीच महोदय ने दी है, डेल एस ब्रीच। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। प्रभावशाली संदेश का सिद्धांत है। प्रभावशाली संदेश के सिद्धांत पूर्णता, संक्षिप्तता और स्पष्टता। ये प्रभावशाली संदेश का सिद्धांत है, यानी पूर्ण होना चाहिए संदेश, संक्षिप्त होना चाहिए ताकि लोग पढ़ लें, स्पष्ट होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। संप्रेषण है क्या, संप्रेषण एक तरफा है, त्रिआयामी सार्वभौमिक है, क्या है, तो संप्रेषण जो होता है ये सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संप्रेषण के 4 यस कौन से हैं। संप्रेषण में जो 4 यस होते हैं उनमें पहला होता है शॉर्टनेस, दूसरा होता है आपका जो है सिंप्लिसिटी, तीसरा होता है स्ट्रेंथ और चौथा होता है आपका सिंसियरिटी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संचारकर्ता के गुण होना चाहिए। संचारकर्ता में कौन से गुण होने चाहिए, रुचि यानी जो है इंटरेस्ट, ज्ञान, नॉलेज और कौशल यानी कि स्किल, ये तीनों नियम एक प्रकार से होने चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज, स्किल एंड इंटरेस्ट ये संचारकर्ता में गुण होने चाहिए। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। लाल और नीला रंग है, कैसे रंग है लाल और नीला भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो लाल और नीला जो रंग है ये कैसे रंग है, बताएं। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त प्रश्न है। लाल और नीला जो रंग है भैया ये कैसे रंग है, ये आपके प्राथमिक रंग है, ठीक है। लाल और नीला कैसे रंग है, प्राथमिक रंग है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गर्म रंग कौन से हैं। गर्म रंग इनमें से लाल और नारंगी रंग गर्म रंग है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पिगमेंट रंग सिद्धांत में मूल रंग नहीं है। पिगमेंट रंग सिद्धांत में मूल रंग जो है हरा नहीं होता है, बाकी पीला, लाल और नीला है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सहायक रंग है इनमें से कौन, सहायक रंग कौन से होते हैं, नारंगी, हरा और बैंगनी, ये सहायक रंग में है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। प्राग के अनुसार रंगों के गुण, प्राग महोदय के अनुसार रंगों के गुण कौन से हैं। रंगों के गुण जो है ह्यू, मूल्य और कोमा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक रास्ता को दूर करने के लिए सज्जा में निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो एक रास्ता को दूर करने के लिए सज्जा में निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए, तो विविधता का प्रयोग करना चाहिए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आंतरिक सज्जा समाज के लिए, आंतरिक सज्जा समाज के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। घर की सजावट तथा परिसज्जा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो घर की सजावट और परिसज्जा का उद्देश्य है क्रियात्मकता, सुंदरता और अभिव्यक्ति, ये तीनों। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गृह सज्जा में निम्न विधियों के द्वारा अनुरूपता लाई जाती है। गृह सज्जा में किन विधियों के द्वारा अनुरूपता लाई जाती है, तो बनावट और आकृति के द्वारा, रेखा और आकार के द्वारा, रंग और विचार के द्वारा, इन सभी के द्वारा गृह सज्जा में जो है अनुरूपता लाई जाती है, अच्छा बनाया जाता है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन गृह सज्जा का सिद्धांत नहीं है। गृह सज्जा का सिद्धांत कौन सा नहीं भैया, संतुलन जो है गृह सज्जा का, मतलब एक मिनट, गृह सज्जा के सिद्धांत में उपयोगिता, सौंदर्य और अभिव्यंजन अभिव्यंजकता, ये तीनों सिद्धांत शामिल हैं। गृह सज्जा में संतुलन उतना ज्यादा शामिल नहीं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन गृह सज्जा का उद्देश्य नहीं है, गृह सज्जा का उद्देश्य नहीं किसी स्थान का सदुपयोग, सौंदर्य बढ़ाना, अभिव्यक्ति बढ़ाना, उपयोगिता बढ़ाना, ये तीनों उद्देश्य हैं इसके। किसी स्थान का सदुपयोग करना ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अमेरिका में प्रसार शिक्षा का विस्तार कब हुआ था, बताएं। अमेरिका में प्रसार शिक्षा का विस्तार जो है वो कब हुआ, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो अमेरिका में प्रसार शिक्षा का जो विस्तार हुआ है वो 1908 में हुआ। कब हुआ भैया, 1908 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा के जनक हैं, प्रसार शिक्षा के जनक कौन है, तो जेपी लीगन्स जो हैं ये प्रसार शिक्षा के जनक माने जाते हैं। अच्छा, प्रसार शिक्षा है क्या,
प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के रूप में काम करती है। ठीक है, ये अनौपचारिक, औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, ये सभी चीजों में आपको दिखाई पड़ेगी। प्रसार शिक्षा वैसे अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, क्योंकि प्रसार शिक्षा का कोई नियम कायदा ज़्यादा नहीं होता कि भाई इसमें कक्षा 1 में पढ़ना, 2 में पढ़ना। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जिसमें नियम फिक्स हो कि आप कक्षा 1 से फिर 2 में पढ़ेंगे, फिर 3 में पढ़ेंगे, इस तरीके से। अच्छा, प्रसार शिक्षा के जनक कौन है भैया, तो जेपी लीगन्स हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, कब हुई? तो अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा की जो परिषद की स्थापना हुई है, 1939 में हुई है। इसका आ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा संबंधित है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा किससे संबंधित है? गृह विज्ञान से। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। 2022-23 में प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा पढ़ाने और सिखाने की योजना है। पढ़ाने और सीखने की योजना है, ये जो मानव व्यवहार में परिवर्तन लाती है। किस क्षेत्र में परिवर्तन लाती है? तो ज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन लाती है प्रसार शिक्षा। योग्यता और कुशलता के क्षेत्र में भी परिवर्तन लाती है प्रसार शिक्षा। व्यवहार और अनुभव के क्षेत्र में भी परिवर्तन प्रसार शिक्षा के द्वारा लाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में प्रसार शिक्षा जो है द्वारा एक प्रकार से मानव व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके सिद्धांतों का उपयोग करके स्कूल के बाहर वयस्कों और युवाओं की समस्याएं हल की जाती हैं। यह कथन किसका है? तो प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है, बिल्कुल एक बिहेवियरल साइंस है जिसके सिद्धांतों का उपयोग करके स्कूल के बाहर वयस्कों और युवाओं की समस्याएं हल करी जाती हैं। ये कहा था जेपी लीगन्स ने। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा सर्वप्रथम किस नगर में प्रारंभ हुई? तो भारत में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा जो प्रारंभ हुई है, ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुई है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रसार शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या है? प्रसार शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है स्वच्छता, मतलब स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी ज्ञान। इसके अलावा व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि, कुटीर धंधों मतलब कुटीर उद्योग धंधों का विकास। ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गृह सज्जा में किन रेखाओं का प्रयोग अधिक होता है? बताएं, गृह सज्जा में किन रेखाओं का प्रयोग अधिक होता है? बताएं, लंबवत रेखाएं, त्रिभुजाकार रेखाएं, आवृत रेखाएं या सम रेखाएं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो गृह सज्जा में क्या होता है? गृह सज्जा में किन रेखाओं का प्रयोग जो होता है अधिक होता है? तो गृह सज्जा में त्रिभुजाकार रेखाओं का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, रेखा आकार पोत तथा रंग की व्यवस्था को क्या कहते हैं? रेखा आकार पोत तथा रंग की व्यवस्था को कला कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कला के सिद्धांत हैं। कला के सिद्धांत कौन है? मतलब 5 सिद्धांत है कला के। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। रट के अनुसार कला का मूल तत्व कौन सा है? रट एक विद्वान है, तो रट के अनुसार कला का मूल तत्व कौन सा है? रेखा, स्पर्श, स्वरूप, ये सब कला के मूल तत्व हैं रट के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, बल कला का वह सिद्धांत है जिसमें किसी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर रुचि केंद्र स्थापित किया जाता है ताकि आंखें रुचियों पर दृष्टिगत हो सकें। मतलब कि जो है बल जो होता है, बल मतलब होता है, बल एक कला का तत्व है। अब बल के द्वारा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक कमरे में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस पर आपकी ध्यान पहला जाता है, यानी कि वो अपनी तरफ आपको आकर्षित करती हैं, तो फोर्स करती हैं कि आप उसी को देखें, वही होता है बल। ठीक है, तो कला में बल जो होता है या फिर मतलब गृह सज्जा में जो बल का प्रयोग होता है, बल का जो सिद्धांत है वो कला का एक सिद्धांत है। और इसका मतलब होता है कि आप क्या चीज़, जैसे जो कोई जो है मेडल वगैरह होता है, तो ये सब आप जो लोग टांगते हैं तो इन्हीं पर आप लोगों का ध्यान जाता है। तो ये एक प्रकार से बल वाली चीज़ें हैं, बल जो है ये है। तो बल कला का वह सिद्धांत है जिसमें किसी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर रुचि केंद्र स्थापित किया जाता है ताकि आंखें आपकी उन्हीं रुचियों को देखें। ठीक है, यह कथन किसका है? तो बिल्कुल यह कथन किसने कहा था भैया? क्रेग और रस ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से एक डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। एक डिजाइन का सिद्धांत क्या नहीं है? देखिए, संतुलन डिजाइन का सिद्धांत है। अनुपात और अनुरूपता, डिजाइन में संतुलन, अनुपात और अनुरूपता, ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। रंग उतना महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है इसमें, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक रूपता कला का वह सिद्धांत, चूंकि कला का एक सिद्धांत एक रूपता भी होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कला के एक प्रकार से कला में आप देखते हैं कई सिद्धांत हैं कला के। ठीक है, तो उन्हीं कला के तत्वों में, जैसे कि आप कला के तत्वों में आपका रेखा, अनुरूपता, आकार, ये सब कला के तत्वों में आती हैं। ठीक है, जैसे खड़ी रेखा किसे कहते हैं? खड़ी रेखा जो होती है, लंबवत रेखा, वो खड़ी रेखा कहते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो वक्र रेखाएं होती हैं क्या करती हैं? वक्र रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? उल्लास को। वक्र रेखाएं जो है उल्लास को प्रदर्शित करती हैं।
पड़ी हुई रेखाएं जो होती हैं वो आपकी विश्राम को एक प्रकार से प्रदर्शित करती हैं। क्लियर। आड़ी या पड़ी रेखाएं किसको करती हैं? समतल रेखा को, और ये विश्राम की चीज को एक प्रकार से बताती हैं। एक रूपता कलाकावा सिद्धांत है, जिसमें विचारों, अनुरूपता और अनुरूपता के चयन तथा व्यवस्था द्वारा एकता का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताएंगे। तो यह कथन गोल्डस्टीन और गोल्डस्टीन का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लय प्राप्त करने की विधि है। लय प्राप्त करने की विधि कौन सी है? विकिरण के द्वारा आप लय प्राप्त कर सकते हैं, निरंतर रेखा के द्वारा और अनुक्रम के द्वारा। इन सभी के द्वारा लय प्राप्ति की जा सकती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से या निम्न में से एक डिजाइन का तत्व नहीं है। इनमें से डिजाइन का तत्व क्या नहीं है भैया? देखें, बल, रेखा, पोत या रंग। तो इनमें से क्या नहीं है बताएं? डिजाइन का सिद्धांत। डिजाइन के सिद्धांत में रंग नहीं आता, डिजाइन के तत्वों में रंग का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रंग, बल और रेखा, पोत। अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बल, रंग और रेखा ये सब आते हैं, पोत जो है आपका नहीं आता इसके तत्व में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से एक अनुपात का तत्व नहीं है। अनुपात के तत्वों में अनुपात का रंग जो है एक तत्व नहीं है। अनुपात में रेखा, अनुपात में माप और औपचारिक मतलब अनौपचारिक संतुलन, ये अनुपात में मतलब अनौपचारिक संतुलन ये अनुपात का तत्व नहीं है। मतलब एक देखिए, अनुपात का रंग, बिल्कुल अनुपात में रेखा, अनुपात के में माप और अनुपात का रंग ये शामिल है। अनौपचारिक संतुलन ये एक प्रकार से अनुपात का तत्व नहीं, क्योंकि अनुपात तत्व में औपचारिक संतुलन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका यही नहीं है तत्व। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रसार शिक्षा का दर्शन किस बात में विश्वास रखता है? बताएं। प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है वो मतलब विचार जो है प्रसार शिक्षा का, किस बात में विश्वास रखता है? वो मानव व्यवहार एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन में विश्वास रखता है। ठीक है, ज्ञान में परिवर्तन में विश्वास रखता है और कार्य क्षमता में परिवर्तन में विश्वास रखता है। तो ज्ञान में परिवर्तन, कार्य क्षमता में परिवर्तन, मानव व्यवहार और मनोवृत्तियों में परिवर्तन पर प्रसार शिक्षा दर्शन जो है इन सभी बातों में विश्वास करता है। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी। प्रसार दर्शन पूर्णता है मानवतावादी, व्यक्तिवादी, यथार्थवादी, आदर्शवादी। तो प्रसार दर्शन जो है पूर्ण रूप से मानवतावादी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा का दर्शन किस बात पर आधारित होता है? तो प्रसार शिक्षा का दर्शन आधारित होता है ग्रामीण विकास पर। ठीक है, जिनका विकास नहीं हुआ है उनके विकास पर आधारित है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम दृढ़ होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी व्यवहारिक और लचीला ये अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में होता है। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा जन्म से लेकर के जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप सीखते हैं, और औपचारिक शिक्षा एक निश्चित समय अवधि में ही आप सीखते हैं। स्कूल कॉलेज में जो सीखते हैं वो औपचारिक शिक्षा है, जो आप घर बाहर में सीखते हैं ये सब आपकी अनौपचारिक शिक्षा है। और नौपचारिक शिक्षा जो आप इंटरनेट के माध्यम से सीखते हैं, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से सीखते हैं, वो आपकी नौपचारिक शिक्षा है। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल ये तीन प्रकार के एजुकेशन होते हैं। कौन सी शिक्षा प्रसार का मतलब कि कौन प्रश्न है, कौन सी शिक्षा प्रसार शिक्षा नहीं है इनमें से? तो औपचारिक शिक्षा प्रसार शिक्षा नहीं है। अविरल शिक्षा, करके सीखने की शिक्षा और स्कूल से बाहर की शिक्षा ये शिक्षा प्रसार के शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा प्रकार अनौपचारिक शिक्षा की बात करता है, औपचारिक शिक्षा की बात नहीं करता। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रतिदिन के अनुभवों से प्राप्त शिक्षा होती है। प्रतिदिन के जो अनुभव से आप प्राप्त शिक्षा होती है वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, जो स्कूल कॉलेज में आप सीखते हैं वो औपचारिक शिक्षा होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अनौपचारिक शिक्षा नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा नहीं होती भैया योजनाबद्ध। अनौपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा लचीली होती है, अकस्मात होती है, लेकिन योजनाबद्ध नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा बिना योजना के होती है, बिना कोई प्लानिंग की। औपचारिक शिक्षा प्लानिंग की होती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, औपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन। औपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधनों में आपका क्या क्या आएगा भाई? औपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन में आपका आता है क्या बताएं? औपचारिक शिक्षा के साधन में आपका सबसे पहली बात विद्यालय, विद्यालय ही आएगा। रेडियो दूरदर्शन आपका अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। धार्मिक संस्थाएं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं ये सब आपकी एक प्रकार से अनौपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के साधन है, औपचारिक के नहीं है। औपचारिक के विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आप अभी चौथे सेमेस्टर में हैं, पांचवें सेमेस्टर में आप पहुंचेंगे इस पेपर को देने के बाद में, तो उसकी तैयारी के लिए को करिकुलर मास्टर चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर डीडीयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपकी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की, और यहाँ पर कोर्स भी कंप्लीट करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है आपकी परीक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल मैंने ही बनाया है चैनल आपकी परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है?
अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्या नहीं भैया? विद्यालय जो है अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा का साधन है। बाकी धार्मिक संस्थाएं, समाज और रेडियो दूरदर्शन ये सब मतलब अनौपचारिक शिक्षा के साधन हैं। शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है। शिक्षा का अनौपचारिक साधन क्या नहीं है भैया? तो विद्यालय अनौपचारिक साधन नहीं, बाकी राज्य, परिवार, रेडियो ये सब हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षा का अनौपचारिक साधन है? शिक्षा का अनौपचारिक साधन कौन है? परिवार है। संग्रहालय, म्यूजियम ये औपचारिक साधन है। इसके अलावा विद्यालय आपका औपचारिक साधन है। अगला क्वेश्चन से, कौन सा रंग प्राथमिक रंग है इनमें से? बताएं प्राथमिक रंग कौन सा इनमें से, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा रंग प्राथमिक है भाई इनमें से? नीला रंग प्राथमिक है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। प्राग की रंग योजना विभक्त है। प्राग की जो रंग योजना है कितने मतलब कि किसमें विभक्त है? तो ये तीन विमाओं में, यानी त्रिविमीय है प्राग की रंग योजना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विरोधी रंग योजना नहीं है इनमें से। विरोधी रंग योजना कौन सी नहीं है? एक रंगीय योजना विरोधी रंग योजना नहीं है। सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग इनमें से मतलब इनमें से कौन सा रंग प्राथमिक रंग है? लाल रंग प्राथमिक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इनमें से निम्न में से कौन एक प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? इनमें से तीन रंग प्राथमिक होते हैं, जिनमें से आप देखेंगे लाल, पीला, नीला ये तीनों प्राथमिक रंग है, हरा नहीं है। तो सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रंग के गुणों की व्याख्या किस सिद्धांत ने की है? रंग के गुणों की व्याख्या किस विद्वान ने की है? तो प्राग महोदय ने करी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन सा रंग उदासीनता का द्योतक है? तो उदासीनता का द्योतक कौन सा रंग है भैया? हल्का बैंगनी उदासीनता का द्योतक है। सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आरामदायक, शीतल और स्फूर्तिदायक या स्फूर्तिवर्धक रंग कौन सा है? तो हरा रंग होता है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। आशावादिता, सहानुभूति और प्रगति का सूचक कौन सा रंग है? आशावादिता, सहानुभूति और प्रगति का सूचक है पीला रंग। बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? तो तीन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन से प्राथमिक रंग होते हैं भैया? प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला होते हैं। अगला प्रश्न, शीतदायक तथा दूरी का सूचक होता है। शीतदायक और दूरी का सूचक क्या होता है? बैंगनी रंग। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गृह सज्जा से क्या होता है? गृह सज्जा से जो है, गृह सज्जा से प्रश्न क्या पूछा गया भैया? गृह सज्जा में सजीवता तथा सरलता लाने का कार्य कौन करता है? बताएं। तो गृह सज्जा में जो है सरलता और गृह सज्जा में सजीवता और सरलता लाने का कार्य कौन करता है? तो मछलियां करती हैं। ठीक है, मछलियां। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उप साधनों के चुनाव का, चूंकि जो मछलियां होती हैं वो एक्वेरियम के रूप में घर में लोग रखते हैं, तो इसीलिए वो सजीवता के साधन है। अगला प्रश्न, उप साधनों के चुनाव का निर्धारक तत्व है। उप साधनों के चुनाव के निर्धारक तत्व कौन से हैं? देखिए, रेखा और आकार, अभिव्यक्ति और रंग, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुष्प सज्जा का महत्व है। पुष्प सज्जा का महत्व क्या है भैया? देखिए, सजावट के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से फूल सजाने का एक प्रकार से महत्व है। ऑप्शन नंबर डी, यानी पुष्प सज्जा मतलब कि जो घर में फूल सजाए जाते हैं। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, रात्रि बल्ब की आवश्यकता होती है, यानी रात्रि बल्ब मतलब जो सोने वाले जो बल्ब होते हैं, तो शयन कक्ष में एक प्रकार से जरूरी होता है रात्रि बल्ब, यानी कि ताकि आप उसको जला करके सो जाएं आराम से। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, गृह सज्जा में प्रयुक्त होने वाला उपसाधन नहीं है। गृह सज्जा में प्रयुक्त होने वाले उपसाधन इनमें से कौन सा नहीं? पुराना फर्नीचर इनमें से नहीं है। बाकी कृत्रिम पेड़ पौधे, पुस्तकें, प्राचीन वस्तुएं, ये सब आप गृह सज्जा में रख सकते हैं, मतलब घर को सजाने के लिए। गृह सज्जा में प्रयुक्त होने वाला उपसाधन है। गृह सज्जा में प्रयुक्त होने वाला उपसाधन कौन सा है? पर्दा, चित्र, दीवार, घड़ी, ये सब गृह सज्जा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उप साधनों के चुनाव का निर्धारक तत्व नहीं है। उप साधनों के चुनाव का निर्धारक तत्व क्या नहीं है? तो पोत नहीं है, बाकी अभिव्यक्ति, रंग और रेखा और आकार ये सब है। अगला प्रश्न, जापानी पुष्प व्यवस्था में सबसे छोटी टहनी किसका प्रतीक मानी जाती है? तो जापानी पुष्प व्यवस्था में सबसे छोटी टहनी जो होती है वो पृथ्वी का प्रतीक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुष्प व्यवस्था के किस प्रकार में पूर्वी व पश्चिमी शैली का समन्वय देखने को मिलता है? तो पूर्वी और पश्चिमी देशों की शैली का समन्वय पुष्प की किस प्रकार में देखने को मिलता है? तो रेखीय पुष्प व्यवस्था में देखने को मिलता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पुष्प सज्जा की शैली, मतलब पुष्प सज्जा की किस शैली में पुष्पों व पत्तियों का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो पुष्पों और पत्तियों का अधिक प्रयोग किया जाता है समूहीकृत शैली में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, पुष्प सज्जा में सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पुष्प सज्जा में सबसे पहले जो है संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। पुष्प सज्जा में संतुलन बहुत जरूरी है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गृह सज्जा से क्या होता है? बताएं, गृह सज्जा से क्या होता है भैया?
तो गृह सज्जा से जो है सभी वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं, समय और श्रम की बचत होती है, घर साफ सुथरा लगता है। बिल्कुल ये सभी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बनावट के आधार पर कालीन का प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन सा है, बताएं। बनावट के आधार पर कालीन का प्रमुख, कालीन मतलब बिछाने वाली जो होती है, प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन सा है, तो जो है गूंथे हुए कालीन, बने हुए कालीन और टफ्ट विधि से निर्मित कालीन, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्दे कितने प्रकार के होते हैं। पर्दे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लकड़ी के बुरादे से निर्मित बाल पेपर है। लकड़ी के बुरादे से निर्मित बाल पेपर कौन सा है भैया, तो इनग्रेन, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में सजावट की कमी को दूर करने का प्रकार है। निम्न में सजावट की कमी को दूर करने का प्रकार कौन सा है, तो पुनर्व्यवस्था, वस्तु को हटा देना और कमी को छिपाना, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गृह परिसज्जा में प्रमुखता कितनी शैलियाँ मतलब कितनी शैलियों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। तो गृह सज्जा में एक प्रकार से क्या पूछा गया है, गृह सज्जा में प्रमुखता कितनी शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो 2 शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बरामदे तथा लान, यानी जहाँ पर बड़ा चीज़, जहाँ पर बैठने उठने का होता है, बरामदा या लान के लिए कौन सा फर्नीचर उपयुक्त माना जाता है, तो बरामदे या लान के लिए बेंत का जो फर्नीचर होता है उपयुक्त माना जाता है, जो कि टूटता नहीं बेंत का फर्नीचर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस पुष्प व्यवस्था में किस पुष्प व्यवस्था में पुष्प टहनियाँ और पत्तियाँ कम लगती हैं, बताएं। किस पुष्प व्यवस्था में पुष्प टहनियाँ और पत्तियाँ कम लगती हैं, तो रेखीय पुष्प व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। पारंपरिक भाषा में समूह शैली की पुष्प व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो पारंपरिक भाषा में समूह शैली पुष्प व्यवस्था को रेखीय व्यवस्था कहा जाता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोरी बाना में कैसे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, बताएं। कैसे यंत्रों का प्रयोग करते हैं, कैसे पात्रों का। मोरी बाना गृह सज्जा ही है और पुष्प सज्जा में, तो उसमें कैसे पात्रों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें चौड़े पात्र जो होते हैं पुष्प, उनका प्रयोग करते हैं, ए ऑप्शन। नाजीरे में कैसे पात्रों का प्रयोग करते हैं, नाजीरे जो है उसमें लंबे पात्रों का प्रयोग करते हैं, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अच्छा, इकेबाना पुष्प व्यवस्था में क्या होते हैं, 3 फूल सजाए जाते हैं, ठीक है, 3 फूल व्यवस्था होती है वो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है, बताएं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फर्नीचर हल्का तथा सुंदर होता है, तो कौन सा फर्नीचर हल्का तथा सुंदर होता है भैया, बेंत का फर्नीचर हल्का होता है और सुंदर भी होता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, विदेशी शैली का फर्नीचर होता है, विदेशी शैली का फर्नीचर सुंदर भी होता है, मनोहारी भी होता है और आकर्षक भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी लोग अब डी लगाए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा बताएं, सबसे उत्तम फर्नीचर किसका मानते हैं, लकड़ी का, प्लास्टिक का, बेंत का या लोहे का। सबसे अच्छा फर्नीचर जो माना जाता है वो लकड़ी का फर्नीचर माना जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे टिकाऊ फर्नीचर किसका होता है, तो लोहे का होता है। इसके अलावा ये बताएं, किस लकड़ी का बना फर्नीचर मजबूत और टिकाऊ होता है, तो शीशम की लकड़ी का बना हुआ जो फर्नीचर होता है मजबूत और टिकाऊ होता है। अगर शीशम ना मिले तो और एक फर्नीचर और बनता है, क्या बोलते हैं उसको, सेखुआ। सेखुआ का भैया तो सेखुआ जो है 100 साल जो है एक प्रकार से अगर पानी में पड़ा रहे तो भी उसका कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। फर्नीचर का महत्व इसलिए है चूंकि संग्रहण के दृष्टिकोण से, सजा के दृष्टि मतलब की सजावट के दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है फर्नीचर, ओके। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, यदि बेंत के फर्नीचर, बेंत जो होता है ऐसा डंडा, पतला पतला डंडा होता है, उसको आप एकदम से मोड़ देंगे तभी नहीं टूटेगा, तो बेंत के फर्नीचर पर चिकनाई लग जाती है तो उसे किसकी सहायता से आसानी से साफ किया जा सकता है, तो अगर बेंत के फर्नीचर पर, बेंत के एक प्रकार से किसी फर्नीचर पर चिकनाई लग जाती है तो उसको साफ करने के लिए मिथाइलेटेड स्प्रिंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मिथाइलेटेड स्प्रिट, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आजकल किस प्रकार का फर्नीचर अधिक चलन में जो है प्रयोग किया जा रहा है, लोहे का, बेंत का, लकड़ी का, प्लास्टिक का या किसका, बताएं। तो आजकल जो है प्लास्टिक के फर्नीचर की ज़्यादा भरमार है, प्लास्टिक की कुर्सी, प्लास्टिक की मेज़, प्लास्टिक के बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तमाम प्रकार के फर्नीचर प्लास्टिक के, आजकल तो ग्लास भी जो प्लास्टिक की, कटोरियाँ प्लास्टिक की चलने लगी हैं, ठीक है, सब प्लास्टिक होने लगा है। तो आजकल किस प्रकार के फर्नीचर का अधिक चलन है भैया, प्लास्टिक के फर्नीचर का, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बरामदे, लान तथा एवं गैलरी में किसके फर्नीचर अधिक शोभा बढ़ाते हैं, बताएं। बरामदे, लान और जो है बरामदा, लान और क्या बोलते हैं गैलरी में कौन से फर्नीचर अधिक शोभा बढ़ाते हैं, तो बेंत वाले फर्नीचर अधिक शोभा बढ़ाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये रखने चाहिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, सामग्री के आधार पर फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं? तो सामग्री के आधार पर फर्नीचर जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 8 प्रकार के होते हैं फर्नीचर के जो है सामग्री के आधार पर फर्नीचर। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। कमरे में सदैव कैसा फर्नीचर रखना चाहिए? कमरे में फर्नीचर को सदैव रखना चाहिए तो दीवारों के सहारे रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा, कमरे में। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सज्जा में फर्नीचर कैसी भूमिका निभाता है? तो आंतरिक सज्जा में जो फर्नीचर होता है वो केंद्रीय भूमिका निभाता है। ऑप्शन मतलब कि एकदम सेंट्रल वाली भूमिका निभाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के फर्नीचर ना टूटने वाले, घिसावट अवरोधक और खरोंच अवरोधक होते हैं? धातु वाले, प्लास्टिक वाले, बेंत वाले, लकड़ी वाले? तो लकड़ी वाले। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कैसे फर्नीचर आसानी से साफ हो जाते हैं और वजन में हल्के होते हैं? तो कैसे फर्नीचर आसानी से साफ हो जाते हैं और वजन में हल्के होते हैं? तो प्लास्टिक वाले जो होते हैं वजन में बहुत हल्के होते हैं और आसानी से साफ भी हो जाते हैं प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, प्रकाश की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। प्रकाश की मात्रा बढ़ाई जा सकती है किसमें भाई? हल्के रंगों के प्रयोग से प्रकाश की मात्रा को एक प्रकार से प्रयोग, मतलब हल्के रंगों के प्रयोग से प्रकाश की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हल्का रंग होगा तो प्रकाश उतना ज़्यादा खिला खिला दिखेगा। अगर आप गाढ़ा रंग करवा लेंगे तो कमरे में प्रकाश व्यवस्था उतनी उचित नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अच्छा, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कौन सा है? प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कौन है? भगवान सूर्य स्वयं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।